हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखो यार, हमने लास्ट क्लास में जो है वो गुजरात के तट का आधा पोर्शन जो है वो देख लिया था। लास्ट क्लास मैंने लाइव कंडक्ट की थी और हमने उस क्लास में जो है वो गुजरात का खासकर कच्छ वाला एरिया कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास 25th क्लास है और इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं गुजरात के रिमेनिंग तट के बारे में और यहां पर मेनली काठियावाड़ के एरिया के बारे में और जियोपॉलिटिक्स के बारे में और नेक्स्ट कोस्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो गुजरात के तट पर बची हुई थी वो देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विच इज इसके आगे वाला कोस्ट लाइन, इसके ऊपर जो है हम चर्चा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मेक श्योर कि भाई मुझे पता है कि आप लोगों को शायद ज्ञान होगा इस बात का कि भाई अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस लेक्चर से संबंधित तो डियर आप इस चैनल से इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, कोर्सेज से रिलेटेड हो या डाउट्स हो तो आप लोग बेफिक्र होकर इस पर जो है वो मेल कर सकते हो abhinav.bohre@studyiq.com। इस पर आपको क्या करना है, सिंपली जो सब्जेक्ट है उस पर आप लिख दीजिए कि सर हमारा ये जो है प्रश्न है और इसके बाद जो है आप अपना प्रश्न टाइप करके आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग इसके माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हो। सेम नाम से मेरी जो है वो इंस्टाग्राम में भी आईडी है अभिनव बोहरे के नाम से, आप जो है उसे सर्च कर सकते हैं। मेरा ही जो है मुखारविंद आपको सामने दिख जाएगा और आप जो है आसानी से मुझे टेक्स्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बिफोर आई स्टार्ट मेक श्योर यार कि अभी भी ऑप्शनल के बैचेस में एडमिशन ओपन है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मैं लिख कर देता हूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। मतलब आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और वैसे मैं मानकर चल रहा हूं कि आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इसका ये अपने आप में एक उदाहरण है कि आपको ज्योग्राफी समझ में आता है और आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि जिस गहराई के साथ मैं इस सीरीज में आपको चीजें बता रहा हूं, डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप उन चीजों को समझ पा रहे होगे और इस लेक्चर का 25वां पार्ट आप देख रहे होगे। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो याद रखना, पहली चीज ऑप्शनल वही चुनो बच्चे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। भेड़ चाल ना चले, सारा क्राउड जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में अगर आप जाएंगे तो सफलता के चांसेस कम होंगे क्योंकि सभी को सफलता नहीं मिलती। और दूसरी बात है कि ये जो ऑप्शनल है, मैं क्लियरली कह दूं कि दिस इज द ऑप्शनल, ये वो वैकल्पिक विषय है जो आपकी पूरी यूपीएससी की यात्रा बदल देगा। आप मानकर चलिए कि हमारे माध्यम में, मैं चलो अगर इस बात को खुलकर कहूं तो हमारे माध्यम में ज्यादातर क्राउड जो है वो इस ऑप्शन से बचने की कोशिश करता है। वो ये मानता है कि भाई ये ऑप्शनल तो जो है वो अंग्रेजी माध्यम का ऑप्शनल है। तो याद रखो यार, अगर ये बात है आपके दिमाग में या अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस बात को भी याद रखिएगा कि फिर हमारा रिजल्ट जो है वो अंग्रेजी माध्यम से कम भी रहता है। मान लेने योग्य बात है, अगर कोई समस्या है तो पहले उसे रिकॉग्नाइज करें तभी उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, इफ आई से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम एक्स नामक डिजीज, तो जब तक डॉक्टर इस बात को नहीं कहेगा कि आपको एक्स नामक एक डिजीज है, डियर कैसे पॉसिबल है कि वो उसका ट्रीटमेंट कर दे। तो लेट मी टेल यू कि हमारा रिजल्ट जो है वो यूपीएससी में 5% के आसपास है, 5%। और इसका कारण पता है क्या है? कहने को तो बहुत सारे कारण होंगे बट पिन पॉइंट अगर मैं कारण कहूं तो हम सबसे ज्यादा, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी अपने अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज कर लीजिए, आपको यही उत्तर मिलेगा कि हमारे माध्यम की सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्री ही क्लियर नहीं करते। और एक बार आप सोच कर देखिएगा टेक्निकली, मैं पढ़ाना अभी स्टार्ट करता हूं लेकिन 2 मिनट मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी अंधी दौड़ में ना दौड़े, पहले समझ लें कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। पता चला आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी और आप पढ़ ही ऐसे रहे हैं डे फर्स्ट से कि आप कितनी भी मेहनत कर लें शायद सफलता ना मिले। तो पहले दिशा सही निर्धारित करें। मेरा कहना है कि एक बार देखिए कि हमारा जो रिजल्ट है यूपीएससी में वो रफली अराउंड 5%, मतलब मैं बहुत ऑप्टिमिज्म की पीक पर बैठ जाऊं, मतलब सकारात्मकता की अगर मैं चोटी पर चढ़कर भी कहूं तो यह रिजल्ट 5% है हर वर्ष। और इस कंडीशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो याद रखना, इस कंडीशन का सबसे बड़ा रीजन है कि हम प्री क्लियर नहीं कर रहे हैं। और प्री क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा? तो एक बार यार इसका लॉजिक सोचकर देखा है कभी आपने? यार आप तैयारी कर रहे हो, मतलब आप इस बात को सोचो कि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, मतलब कहीं ना कहीं आपका सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो एक बार देखिए कि आपके जैसे कितने लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं।
तो आप पाओगे कि बड़ा क्राउड नहीं बन रहा है। तो इसका कारण आप एक बार सोच कर तो देखिए, क्या वो रीजन है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन आप पाओगे कि हमारे माध्यम में प्री क्लियर करने की जो संख्या है वो कम है। अब बाई चांस पहले ही हम बाहर हो गए तो अंतिम रिजल्ट में तो हम दिखाई कम ही देंगे। आप इस बात को समझना कि अगर यूपीएससी में अगर हम प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं, सबसे बड़ा हर्डल यही है। और जब सबसे बड़ा हर्डल यह है तो सोच कर देखिए ना, प्री में सबसे ज्यादा प्रश्न किस सब्जेक्ट से आते हैं? 45 जो सही प्रश्न है, ये कट ऑफ है। हमेशा दिमाग पर रेडी रखना, इस बात को कंसेप्चुअली याद रखना। 45 प्रश्न कट ऑफ है, सही 45 प्रश्न कर लीजिए, आपका प्री क्लियर होगा। और जब मैं ये बात कह रहा हूं और जिस आत्मविश्वास से मैं लगभग बीते 20-25 लेक्चर्स में इस बात को कह चुका हूं कि याद रखो 45 कट ऑफ है और 30 से 35 क्वेश्चंस तो अकेले ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आते हैं, पर्यावरण प्लस भूगोल से आते हैं। और मैं इस बात को खुलकर कह सकता हूं कि आप पूरा पर्यावरण और पूरा भूगोल अगर आप केवल जीएस के दायरे में रहकर पढ़ते हो तो आपके इन प्रश्नों को सही करने की जो सक्सेस रेट है ये रफली अराउंड 60-70% हो सकती है। पर अगर आप इसे ऑप्शनल की गहराई से पढ़ लें तो मैं लिख कर देता हूं इस श्योरिटी के साथ कि अगर आप अपना 100% देकर ऑप्शनल कवर करते हो तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। और मैं इसे 100% श्योरिटी से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट आज के समय आप देखिए हर साल स्पीशीज से 2 प्रश्न आते हैं और इन्वायरमेंट पढ़ते समय आप कितनी स्पीशीज पढ़ते हो? आप एक बार देखिए, मैं आपको लिख कर देता हूं कि आप इन्वायरमेंट पढ़ते समय 100 प्रजातियां नहीं पढ़ते, 100 स्पीशीज तो नहीं पढ़ते। ठीक, मैं अगर बोलना स्टार्ट करूं तो आप लोग देखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक पढ़ाते हुए आपको 22 प्रजातियों के बारे में पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए। अगर मैं पूरा भी पढ़ाऊं तो आप 100 नहीं पढ़ पाएंगे पर्यावरण में। लेकिन आप पर्यावरणीय और जीव भूगोल जब पढ़ते हो तो एक्सटेंसिव कवर में, क्योंकि हम ऑप्शनल में बच्चों पर्यावरण नहीं पढ़ते हैं, हम पर्यावरणीय भूगोल पढ़ते हैं। हम वहां पर जीवों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम जीव भूगोल पढ़ते हैं। आप सिलेबस में देखिएगा यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसका पेपर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर पेपर नंबर फर्स्ट का पार्ट ए एक्चुअली में, और पार्ट ए की यूनिट नंबर 4 और 5 पर्यावरणीय भूगोल और जीव भूगोल है, और अलग अलग है। मतलब एक डेडिकेटेड यूनिट पर्यावरणीय भूगोल है और एक डेडिकेटेड यूनिट जीव भूगोल है। आप सोच कर देखो कि आपकी तैयारी किस स्तर की होगी। आप पर्यावरणीय और जीव भूगोल जब पढ़ोगे और साथ में इसके अलावा आप भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल ये सब डिटेल में पढ़ोगे तो आपका पर्यावरण वाला सेक्शन क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड होगा। और इसके बाद जब आप भूगोल वाला सेक्शन पढ़ोगे तो इसमें सारी चीजें कवर होती हैं। आपको ऑप्शनल के बाद, ऑप्शनल की ज्योग्राफी पढ़ने के बाद बच्चों जीएस की ज्योग्राफी के लिए परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके लिए 35 क्वेश्चन 100% सक्सेस रेट से जो है आप इसे किल कर पाओगे। आप सोच कर देखिए, मान लीजिए मिनिमम माने 30 प्रश्न भी आते हैं तो 30 प्रश्न आप किल कर पाओगे। और यार सोच कर देखो, कट ऑफ भी 45 है मैक्सिमम। ओके, आप केवल बिग 4 का एक सब्जेक्ट भी तैयार करते हो और उसका करंट अफेयर भी पढ़ लेते हो। मैं एग्जांपल लेता हूं पॉलिटी का, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन इजी आते हैं। तो देखो, आपने पॉलिटी पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका करंट केवल इतना पढ़ लिया और ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा और ज्योग्राफी के सारे प्रश्न सॉल्व करे, तब भी आप प्री क्वालिफाई करने के काफी करीब पहुंच जाओगे। और मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं और मैं इस बात को चैलेंज लेकर कह रहा हूं, मतलब मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं कि ये तो केवल मेरा विचार है। आप एक बार इस बात को मुझसे चेक ना करें, आप एक बार इस बात को जाके प्रीवियस ईयर पर चेक कर लीजिए। मेरे 4-5 बातें हैं कि भाई दोनों सब्जेक्ट कलेक्टिवली कितने प्रश्न दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों प्रश्न जो है आपको दोनों सेगमेंट क्या ऑप्शनल के सिलेबस को कवर करने में पूरा वो सेक्शन जो प्री में आता है वो कवर होता है, इसे सिलेबस देखकर आप जो है वो आसानी से एग्जामिन कर पाओगे। और तीसरी बात कि नेट कट ऑफ जो मैं कह रहा हूं कि ये नेट 45 प्रश्न है, तो 1 वर्ष का अपवाद लेकर, केवल 1 वर्ष था जब यूपीएससी का पेपर काफी ईजी आ गया था, उस वर्ष का अपवाद लेने के बाद आप जो है वो देखोगे कि 10 साल में रफली अराउंड यही कट ऑफ रहा है। जब कट ऑफ ये है, प्रश्नों की संख्या ये है, और अगर हम ये ठीक से पढ़ लें तो हम इसे क्लियर कर सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? मैं एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको समझा रहा हूं कि आप एक भेड़ की चाल ना चलें। सभी जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में जाओगे तो डेफिनेटली आगे सभी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं।
और इस ऑप्शनल को लेना आपकी लाइफ बदल सकता है। आप मानकर चलिए कि 3 घंटे की क्लास आपको विल बी लाइक अ मूवी। ठीक, एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर आइएगा और पूछिएगा कि जो बच्चे, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, आप एक बार आइएगा और एक बार ये प्रश्न पूछिएगा। डेफिनेटली दे विल टेल यू कि हम जो है वो क्लास लेते हैं, तो यू विल फील लाइक के 3 घंटे की एक मूवी सी चल रही है। सिलसिलेवार चीजें जो है वो आती हैं क्लास में और आपको मजा आता है क्लास अटेंड करने में। मैं लिख कर देता हूं कि यू विल एंजॉय दैट सेल्फ। ओके, इसके अलावा अगर आप फुल मतलब प्री से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करना चाहते हो, फुल फ्लैश तैयारी करना चाहते हो, तो संपूर्ण बैचेस अवेलेबल हैं। ये प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस हैं। मैं आगे इसके बारे में आपको और भी जानकारी दूंगा, बट पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काफी समय हो गया भाई, चलिए तो आइए लास्ट क्लास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने लास्ट क्लास में जो है वो कच्छ का तट थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया था। जस्ट अ सेकेंड, अब हम जो है वो गुजरात वाले हिस्से पर, गुजरात का जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट है, गुजरात का तटीय क्षेत्र, तटीय भाग, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा ही सेक्शन शेष रह गया है, तो इसे थोड़ा सा देख लें। देखिए, यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये हमारा गुजरात का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, दिस इज द गुजरात का कोस्ट। ओके, यहां पर आइए जरा कुछ मार्किंग्स मैं आपको बताता हूं। बच्चों, ये है जामनगर। ठीक है, ये है जामनगर। वैसे जामनगर ऑयल रिफाइनरी तो नीचे है, ये कांडला है, उसके नीचे जामनगर है। ये कांडला बंदरगाह है, इसके नीचे यहां कहीं आपको जामनगर दिखाई देगा। जैसा मैंने बताया था बच्चों कि ये जो सेक्शन आपको दिखता है ये सेक्शन है द्वारका। यहां पर आपको जो पोर्शन दिखेगा ये है पोरबंदर तट, पोरबंदर तट, और यहां पर जो तट है ये है गोहिलवार तट। ठीक है, मैंने आप लोगों से प्रश्न भी किया था भाई कि आप लोग बताएं कि पहाड़ियों का क्रम क्या है। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर था, मैं अभी आपको बताने भी वाला हूं। ओके, ये है गोहिलवार तट। ठीक, अब देखिए, आपको इस पोर्शन में जामनगर से इस एरिया के बीच में आपको एक तो पाइपलाइन वाला हिस्सा भी मिलेगा, बट उसे बताने से पहले यहां आ जाइए। यह है अंकलेश्वर, इसके ऊपर है आनंद, यहां है भरूच, और इस स्थान पर है सूरत। ओके, सूरत में मैंने आपको बताया था कि ताप्ती नदी जो है वो अपना जल विसर्जित करती है, भरूच में नर्मदा नदी जो है जल विसर्जित करती है। कच्छ की खाड़ी वाले एरिया में यहां पर आ जाइए जरा, ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ खंबत। ओके, अब देखो बच्चों, यहां कुछ चीजें आप लोग नोटिस करेंगे। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि ये है, नाउ आई नीड योर कंसंट्रेशन। देखिए, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब मैं जरा कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह कि इंडिया इज अ ऑयल डेफिसिट नेशन। भारत एक जो है वो ऑयल डेफिसिट नेशन है। ऑयल डेफिसिट का मतलब क्या है? हमारे पास पर्याप्त तेल की मात्रा उपस्थित नहीं है। अब देखो, होता यह है कि हम अपना जो मेजर ऑयल है ये गल्फ नेशन से ही लेते हैं, अरब देशों से ही लेते हैं। आजादी से पूर्व बच्चों, भारत को जो ऑयल मिलता था वो ऑयल गल्फ नेशंस के थ्रू आता था। यहां यह बंदरगाह था कराची। ठीक है, अर्थात जो कराची बंदरगाह था यह मेजर ऑयल पोर्ट था इंडिया का। ठीक, लेकिन आप एनसीईआरटी में भी इस लाइन को पढ़ोगे कि सेपरेशन के बाद, विभाजन के बाद, इंडिया लॉस्ट कराची, दैट्स व्हाई वी डेवलप्ड कांडला। भारत ने आजादी के बाद जो है वो कराची खो दिया था, और कराची को खो देने के कारण ही हमने फिर कराची का अल्टरनेटिव बनाया है, और वो अल्टरनेटिव था कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। तो हमेशा याद रखिए कि कांडला बंदरगाह क्यों इंपॉर्टेंट है।
कांडला बंदरगाह इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांडला बंदरगाह जो है वो हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से भारत का सबसे करीबी बंदरगाह है। ठीक, हम यहां से जो है वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं गल्फ नेशन से, पहला पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहां कांडला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख रहा हूं कि ये हमारा मेजर ऑयल पोर्ट है, ये हमारा तेल से संबंधित बंदरगाह है। ठीक, अब सुनते जाइएगा बच्चों बहुत ध्यान से। ठीक है, ये हमारा तेल बंदरगाह है। ठीक, अब देखो दूसरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई हमारा तेल बंदरगाह है तो ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, अब जरा 5-10 मिनट तक मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक, ओके, मतलब आप थोड़ी देर तक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ चीजें इसके बारे में बताऊं, उसके पहले कुछ फैक्चुअल डेटा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मतलब इसके बारे में 2 मिनट बाद चर्चा मैं करूंगा, पहले आप यहां कुछ चीजें ध्यान से समझ लो। ओके, मतलब देवर लाइक अ फैक्चुअल डेटा, ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा ही है, पर पहले इसे देख लीजिए जिससे मैं आपको आगे जो है वो ठीक से पढ़ा सकूं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं जिससे मुझे लिखने का जो है वो कुछ स्थान वगैरह मिल जाए। ठीक है, आई थिंक मैं इतना इसे एडजस्ट कर सकता हूं। देखिएगा, तो ये कांडला वगैरह का एरिया है, मैं यहां 1-2 चीजें बना रहा हूं, उसे देखिए जरा। ये हमारा गुजरात का कच्छ रण का एरिया है। देखो बच्चों, यहां की मेजर नदी ये लूनी है और ये बनास है। देखिएगा, लूनी एंड बनास, आई नो ये पश्चिमी बनास है। ठीक, ये दोनों नदी कच्छ रण की ओर जाती हैं, लेकिन ये दोनों नदियां जो है वो रन ऑफ कच्छ में अपना जल विसर्जित करती हैं, अर्थात कच्छ रण में जल विसर्जित करने वाली कोई बड़ी नदी नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो रन ऑफ कच्छ है इसमें चूंकि नदियां जल विसर्जित नहीं करती, यही कारण है कि इसकी जो लवणता है, सैलिनिटी है। ठीक, यहां मैं लिख भी देता हूं कि जो गल्फ ऑफ कच्छ है इसकी लवणता अर्थात सैलिनिटी ये ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां कोई बड़ी नदी जो है अपना जल विसर्जित नहीं करती, नदी द्वारा यहां पर जल विसर्जन नहीं होता। अब भाई एक बात बताइए, आप सभी ने पढ़ रखा है कि जब कभी किसी स्थान पर किसी खाड़ी वगैरह में नदी जो है अपना जल विसर्जित करती है तो इससे क्या होता है, इससे उस क्षेत्र की जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो कम हो जाती है। अब यहां आप देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ में कोई बड़ी नदी अपना जल विसर्जित नहीं कर रही। यहां पर जो भी नदियां आती हैं वो इसी स्थान पर कच्छ के जो रण वाला एरिया है, जो मरुस्थली वाला एरिया है, वहां पर जल विसर्जित करती हैं, अर्थात यहां पर नदी नहीं है इसलिए इसकी लवणता ज्यादा है। अब देखो खंबात की खाड़ी वाले एरिया को जरा ध्यान दीजिएगा। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एरिया है यहां कौन कौन सी नदियां जल विसर्जित कर रही हैं, तो देखिएगा यहां एक आपको दिखाई देगी साबरमती, एक नदी है माही, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। मैं नाम लिख देता हूं, यहां पर रिवर्स है साबरमती, एक है माही और ये क्रम से है बच्चों, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ठीक, तो यहां से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि खंबात की खाड़ी में जो है वो खंबात की खाड़ी में जो है वो 4 बड़ी नदियां अपना जल विसर्जित कर रही हैं। इसमें साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती आता है, जिसमें से जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार कट भी करती है और एक बार मध्य प्रदेश में कट करती है, एक बार गुजरात में कट करती है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये नदियां जो है वो खंबात की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। इसीलिए आप कहोगे कि खंबात की खाड़ी की जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, ये अपेक्षाकृत क्या है, कम है। किसके अपेक्षा में? कच्छ की खाड़ी की अपेक्षा में। ठीक है, रन ऑफ कच्छ की अपेक्षा में। और इसलिए यह भी याद रखना कि कच्छ रण में नमक का उत्पादन होता है लेकिन काठियावाड़ के एरिया में नहीं होता है। तो काठियावाड़ के एरिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि काठियावाड़ का जो दक्षिणी भाग है ये जिस खाड़ी से संबंधित है उसकी लवणता कम है और कच्छ के एरिया की लवणता ज्यादा है। ठीक, अब जरा मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे बताइए कि कच्छ रण में जो नमक का उत्पादन है उसके लिए एक जीव का उपयोग करा जाता है, यहां के कुछ द्वीपों से एक जगह से दूसरी जगह उस नमक को ले जाने में। कल की क्लास में बच्चों मैंने डिटेल में बताया उस जीव के बारे में। कौन सा एनिमल है
जो रहता रेगिस्तान में है पर तैरता गहरे पानी में है, सागर के अंदर तैरता है, सागर की घास खाता है, लेकिन रहने वाला कहां का है? मरुस्थल का। अब देखते हैं कि किस किस ने लास्ट क्लास अटेंड करी थी और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे भी इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि एक कच्छ रण और खंबात की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात की खाड़ी के बीच का छोटा सा कंपैरिजन मैंने आपको बताया। द्वारका की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। द ओनली पार्ट विच कंप्लीटली एब्सोल्यूट वेंट फॉर सबमर्जेंस एंड री इमर्ज अगेन, एकमात्र ऐसा हिस्सा जो पूरी तरह से जलमग्न हुआ था और री इमर्ज हुआ है दोबारा। इस एरिया के बारे में मैंने डिस्कशन भी करा है कि ये एरिया जो है वो पानी के अंदर गया, नीचे पूरी सिटी है और इस सिटी की जो डेटिंग टेक्निक है उससे एज जब पता लगाई गई तो दे यूज्ड टू से कि इसकी एज इन सम केसेस ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी ज्यादा है। ओके जी हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन, द सिटी ऑफ कृष्ण, ठीक। तो इसे थोड़ा सा याद रखना कि द्वारका वाला एरिया, ठीक है। इसके इस तरफ जो है वो पोरबंदर, इधर गोहिलवाड़ तट, यहां पर दीव, इस तरफ दमन। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर किसी ने कमेंट सेक्शन पे नहीं दिया था। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि दमन और दीव में से कौन सा उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में है। यहां पर मैंने बता दिया आपको, अंकलेश्वर है जो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसके नीचे सूरत है, भरूच है, पहले भरूच फिर सूरत। अब सूरत के नीचे जो है दमन आता है। अब बताइए मुझे आज की क्लास के कमेंट सेक्शन पे कि दमन ऊपर है या दीव ऊपर है। इसके लीजिए ऑक्सफोर्ड के एटलस पर रखिए और उसमें चेक करिए कि दमन ऊपर आता है या दीव ऊपर आता है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ध्यान से इसे देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि दमन और दीव में से कौन सा नॉर्थ में और कौन सा साउथ में है, ठीक है। चलो अब वापस आओ, देखो याद रखना कि जो तेल मेजर बंदरगाह है वो हमारा, अब हम वापस आ जाते हैं इधर पे कांडला वाले एरिया पे। अब हमारा मेजर तेल बंदरगाह कांडला है। अब यहां से कुछ चीजें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना शुरू करिए, ठीक। मैं अब आपको कुछ चीजें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। आई नीड कि आप सभी लोग जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए तो आप, ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड प्री में कोई प्रश्न आ जाएगा और आपसे बन जाएगा। ये ना आपके दिमाग की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके सोचने समझने के दायरे को बढ़ाएगा, ठीक है। देखो एक रियलिटी में आपको बताता हूं कि इस एरिया को थोड़ा सा, एक मिनट ये वाला हिस्सा हटा देते हैं बस, ठीक। आप देखिए जरा, यहां आपको दिखाई देगा चाइना, ठीक। ये जो एरिया है ये चाइना का एरिया है, ठीक। यहां आपको जो है वो वियतनाम दिखेगा, यहां पर कंबोडिया दिखेगा, यहां पर आपको म्यांमार दिखेगा, इस एरिया में मलेशिया है, ये जो पोर्शन है ये मेनली जो है वो थाईलैंड वाला एरिया है और यहां आपको जो है वो लाओस वाला पोर्शन दिखेगा। इस तरीके से ये वाला एरिया जो है वो लाओस है, ठीक। तो आप जरा इधर देखें, ये वियतनाम, पहले तो क्रम से याद कर लो, ये कंबोडिया, ये मलेशिया, ये थाईलैंड, यहां पर म्यांमार। एक बात बताइए, ये जो सारे नेशंस आपको दिखते हैं, इन सारे नेशंस में केवल वियतनाम को छोड़ दें तो चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि डियर जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर भी हो रहा है। चाइना इज सिंपली वही कंडीशन इज फेसिंग जो हम फेस कर रहे हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही ऑयल डेफिसिट नेशन है। ऑयल इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ नेशन। किसी भी देश के लिए एक जीवित रक्त के समान होता है उसका तेल। अब इस बात को समझो कि भारत जो है आजादी के पूर्व कराची नामक बंदरगाह से जो है अपना मेजर तेल आयात करा करता था, क्योंकि कराची जो है वो गल्फ नेशन से पास में था। किसी भी चीज के कॉस्ट में, किसी भी चीज की कीमत में, मान लीजिए मैंने ये पेन कहा, अब सभी लोग ना जरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यहां पर जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करो। मैंने कहा ये एक पेन है, इस पेन की जो कीमत है मान लीजिए वो 100 रुपए है, तो 100 में से 40 रुपए तो बच्चे इस पेन का प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है इसे बनाने की कीमत है। लेकिन इसके बाद इसकी कीमत में सबसे ज्यादा अंश किस बात का है? इसमें सबसे ज्यादा अंश जो है इसके ट्रांसपोर्टेशन का है। डियर, आपके पास जो भी चीज है वो आपके घर के या आपके मोहल्ले के या आपके जिले के सामने नहीं बनी है,
वो चीज कहीं और बनी है और वहां से बनकर आपके घर तक पहुंची है। इसका मतलब है उसके यातायात में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कीमत लगी है। तो किसी भी वस्तु की कीमत में सबसे बड़ी कॉस्ट उसके प्रोडक्शन कॉस्ट और सेकंड उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। तो हमारे लिए जरूरी था कि अगर हम तेल का आयात कर रहे हैं तो एक तो हमें तेल की कीमत देनी पड़ेगी, दूसरा है उसे लाने की कीमत सेकंड सबसे हाईएस्ट जो है उसका कॉस्ट होगा। तो इसके लिए जरूरी था कि हम अपना बंदरगाह जो है वो गल्फ नेशन के सबसे करीब बनाएं और इसीलिए हमने जो है कांडला नामक बंदरगाह को चुना। अब कांडला को चुनने के पीछे का मेन रीजन था उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसका गल्फ नेशन से पास होना, करीबी होना। ठीक, अब हमने जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट करा, हमने बड़ा सा बंदरगाह बनाया और यहां से हम ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे। अब सुनिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कांडला बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में आने लगा था। शुरुआत में तो वो मिसाइल रेंज में नहीं था ऑब्वियसली, तभी हमने जो है वो डेवलप करा, लेकिन लेटर फेजेस में जैसे जैसे पाकिस्तान ने एडवांसमेंट करा तो कांडला की सबसे बड़ी समस्या थी कि कांडला पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में आता था। और यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद हमारा तेल बंदरगाह के कांडला जो है जो हमारे तेल के आयात का सबसे बड़ा मेरुदंड है, सबसे बड़ा बैकबोन है, वो जो है वो पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में है। अब इस बात को समझो कि कांडला से निकलने वाला जो तेल है वो चलकर कहां आता है? जामनगर। और जामनगर भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की कुछ सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक है। वो आपने देखा ही होगा, जो जामनगर है वहां का एक बड़ा सा जो सेरेमनी करी गई थी और ये सारी भव्यता और वनतारा के बारे में और ये सब चीजें आप लोग देख रहे हो और ये जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस बात को देखिए कि कांडला से कनेक्टेड है जामनगर और जामनगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये डिपेंड करता है कांडला पर और कांडला जो है वो पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में है। अब जामनगर के साथ एक बात आप याद रखिएगा कि इसे रन करता है रिलायंस ग्रुप। ओके, रिलायंस ग्रुप। अब देखो यहां पर दूसरी चीज आती है। ठीक, जो रिलायंस ग्रुप इसे रन कर रहा है, ठीक, ये तो एक प्राइवेट प्लेयर है, गवर्नमेंट का इसमें जो है इंटरवीन कम है। अब दिक्कत आती है कि एक प्राइवेट प्लेयर जो नेशन के लिए हमारे लिए ऑयल दे रहा है, नो डाउट दे आर मेकिंग प्रॉफिट, बट यस ऑयल तो आ रहा है। अब ये सारी चीजें जो है वो मिसाइल रेंज में आ जाती हैं। अब इस बात से समझिए कि इंडिया के लिए तेल कितना जरूरी है। तो भारत और चीन दोनों ही अपनी तेल की सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रहे हैं। चीन यहां इन सारे देशों में इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि चीन का जो मेजर व्यापार है वो इन्हीं देशों के सामने से जो है वो गुजरने वाले शिपों से होता है। अगर ये देश एंटी हो जाएंगे तो चाइना कैन नॉट होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चाइना लंबे समय तक अपने आप को इस एरिया में होल्ड नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति भारत की भी है। अब भारत इसके लिए क्या कर रहा है? तो आप इस बात को समझो कि एक समय पर जो गल्फ नेशंस थे, एक्चुअली में गल्फ नेशंस में ना अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलिए चर्चा आई ही है तो इस तरीके से छोटी सी मार्किंग है, इसे आप लोग याद करते जाइए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये आपको जो है इस तरीके से अरब का प्रायद्वीप वाला हिस्सा दिखाई देगा। इसमें याद रखना कि यहां पर जो है वो आपको ओमान दिखाई देता है, यहां यमन दिखाई देता है, फिर इस एरिया में जो है यूएई का पोर्शन है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये देश है यहां पर कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, ओमान और ये सऊदी अरेबिया। फाइन, ये ओमान है, ये यमन है, फाइन, ये यूएई है। ठीक, अब इस बात को समझो कि ये जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, इन नेशंस ने एक समय पर आपस में, एक तो यहां पर जो है वो इस एरिया के लिए कहा जाता है, इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, दिस एरिया इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये विवादों के भी विवाद का एरिया है। इस क्षेत्र में आपको जो है वो क्या क्या दिखाई देगा? यहां पर अरब और नॉन अरब की लड़ाई है, अरब वर्सेस नॉन अरब। ठीक है, जो नॉन अरब हैं इनके बीच में है, बोले तो अरे भाई ज्यूस और इस्लाम के फॉलोअर्स का, वही इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद। यहां पर अरब का ही कोई व्यक्ति है तो यहां पर शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, शिया वर्सेस सुन्नी।
एक ये कॉन्फ्लिक्ट है, और साथ में यहां पर रीजनल प्लेयर्स के अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स है, यूएसए वर्सेस रशिया। रशिया यूज्ड टू सपोर्ट ईरान, और ईरान चाहता है पूरे अरब नेशंस का लीडर बनना, और यूएसए यूज्ड टू सपोर्ट सऊदी अरब। ये जो है वो सऊदी अरब को सपोर्ट करता है। सऊदी अरब चाहता है पूरे जो गल्फ नेशंस है उसका लीडर बनना, ईरान चाहता है कि वो बने वर्ल्ड का इस्लामिक नेशंस का सबसे बड़ा लीडर, और इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरवीन कर जाते हैं। एक साइड यूएसए आ जाता है, यूएसए सऊदी अरब को सपोर्ट करता है, एक तरफ रशिया आ जाता है, रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है। ईरान, अब देखिए वर्ल्ड लेवल पर यूएसए ज्यादा मजबूत है, तो इस एरिया में सऊदी ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब सऊदी की बात आएगी, अब यहां ध्यान से सुनो, इसका पूरा कनेक्शन है इंडिया के साथ और इस एरिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स के साथ। बात ऐसी है कि वर्ल्ड लेवल पर आज के समय डोमिनेट कौन कर रहा है? यूएसए। इसीलिए इस एरिया में भी कौन डोमिनेट करता है? सऊदी अरब। अब ईरान को सपोर्ट है किसका? रशिया का। और यही रीजन है कि जो ईरान है वो इस एरिया में अपने आप को कंसोलिडेटेड करने के लिए जो है वो चूंकि डायरेक्टली विन नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर जो टेरर ग्रुप्स हैं, हुती, हमास, हिजबुल्लाह, ठीक, हुती, हमास, हिजबुल्लाह यमन और इस एरिया में एक्टिव हैं। और इस एरिया से जो पूरा रेड सी वाला एरिया है, ठीक, ये पूरा रेड सी वाला एरिया, इस पर जो है अपना कंट्रोल स्थापित करने का ये प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि यहीं से अमेरिका का ट्रेड होता है। अमेरिका के ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के ऊपर भी जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहां पर जो है वो एक टसल चल रही है। अब दूसरी टसल देखो, जहां अरब नॉन अरब का कॉन्फ्लिक्ट है, वहां अरब के साइड से लीडर बनता है कौन? सऊदी अरब, और नॉन अरब के साइड से इजराइल, और इजराइल के सपोर्ट में आ जाता है यूएसए। अब देखिए, जब यहां पर ईरान वर्सेस सऊदी की बात होगी तो यूएसए सऊदी के साथ है, लेकिन जब अरब नॉन अरब की बात आ जाती है तो फिर यूएसए जो है दूसरी साइड पर है। इसलिए कहते हैं कि यहां पर पावर रीबैलेंसिंग बहुत कठिन है। ठीक, मैंने आपको कहा था कि हर एक देश जो है वो वर्ल्ड में अपना एक सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट चलाता है। आप याद रखिए कि भारत का भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हम नदी जोड़ो परियोजना के तहत अपनी सारी नदियां जोड़ना चाहते हैं, और यह जोड़ना कोई छोटा कार्य नहीं है। आप इमेजिन करिए कि अगर हम पूरे इंडिया की सारी नदियों को जोड़ने का सपना देख रहे हैं तो इसे मास लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बड़े स्तर पर अधोसंरचना का निर्माण करना पड़ेगा। और जब ऐसा निर्माण करोगे आप तो बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई करोगे, बड़े स्तर पर जो प्राकृतिक आवास है जीवों के उनको नष्ट करोगे। यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, हमारा जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अंततः पर्यावरण के डिग्रेडेशन के लिए, पर्यावरण के क्षरण के लिए जो है वो जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे ही चाइना का प्रोजेक्ट है विच इज OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके तहत चाइना जो है शंघाई से लेकर यूरोप तक की सड़क बनाना चाहता है। और ऐसा ही सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट एक यूएसए भी रन करता है विच इज एशियन पावर रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव। एशियाई शक्तियों के बीच में शक्ति का संतुलन को पुनर्स्थापित करना, और यह संतुलन ऐसा हो कि उसमें विन करे कौन? यूएसए। आप सोच कर देखिए ना, कहां अफगानिस्तान है, कहां सऊदी अरेबिया है, यह दूर दूर तक यूएसए से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट इनकी फोर्सेस यहां उपस्थित है। ये फोर्सेस यहां के हर विवाद में प्रेजेंट है। क्या लेना देना है यूएसए का एशिया के अंदर के विवादों से? बट यूएसए ऑलवेज इज प्रेजेंट हियर। हर बार एशिया के विवाद के बीच में एक जो है वो सिर यूएसए का होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि यूएसए नोज कि ये जो सेंचुरी चल रही है ये एशिया की सेंचुरी होगी, और एशिया से एक बड़ा प्लेयर बनना तय है जो आके हेगेमनी को चैलेंज करेगा, यूएसए के वर्चस्व को चैलेंज करेगा। और एशिया से कोई शक्ति अब तक बन क्यों नहीं पाई? तो उसका कारण है कि एशिया के अंदर तीन बड़ी शक्तियां हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, और इन तीनों की एक साथ तीनों से नहीं बनती। रशिया और चाइना के बीच में भी सीमा विवाद है, चाइना और इंडिया के बीच में भी विवाद है, और इंडिया और रशिया का बनता है, रशिया और चाइना का बनता है, लेकिन तीनों का कलेक्टिवली समान मुद्दों पर नहीं बनता है। अगर हमारा और चीन का विवाद चल रहा है तो रशिया तटस्थ रहने का प्रयास करेगा। हमारा पाकिस्तान का विवाद चल रहा है तो रशिया हमारे साइड होगा, चाइना पाकिस्तान के साइड होगा। जब चाइना को काउंटर करने के लिए हम क्वाड बनाएंगे तो इंडिया क्वाड के साइड खड़ा होगा और चाइना के साइड पे रशिया खड़ा होगा, और इंडिया और रशिया आमने सामने खड़े होंगे। तो ये जो है एशिया के अंदर शक्तियों का जो संतुलन है, इसे बिगाड़ने का प्रयास करता है कौन? यूएसए।
और यूएसए वही चीज यहां रन करता है। तो इस बात को जान लीजिए कि इस एरिया में विवादों का भी विवाद है, ठीक। नो वन इज इन सपोर्ट एब्सोल्युटली विथ ईच अदर, कोई भी एक दूसरे के पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं है। और यही कारण है कि हमारी जो तेल की मांग है वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है एक ऐसे क्षेत्र पे जो क्षेत्र अपने आप में बेहद अस्थिर है। अब यहां से समझिए कि एक समय पर सऊदी अरब जो है वो यूएसए की कुछ नीतियों के कारण जो है यहां पर एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर देता है। आज से करीब 8-9-10 साल पहले की बात है। और सऊदी अरब ने जो है वो तेजी से अपने तेल का दाम गिराना स्टार्ट करा। और तेजी से जब तेल का दाम सऊदी अरब गिरा रहा था, उस समय पर इंडिया यूज्ड टू थिंक कि देखो यार, हम तो तेल का बड़े आयातक देश हैं। हम क्या करते हैं, जब तेल की कीमतें गिर रही हैं, और ये उस समय की बात है जब तेल जो है वो $214 पर बैरल पहुंच चुका था। $214 पर बैरल। वहां से तेल की कीमतें जो है वो गिरते 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 करीब करीब आधी से भी कम रह गई थी। और उस समय पर जो है इंडिया सेज कि यार देखो, एक काम करते हैं, दुनिया में तेल को लेकर ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक। लगातार सऊदी जो है वो अपने तेल की कीमतें गिरा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता से तेल खरीदते हैं। और हमने बड़े स्तर पर जो है वो तेल का आयात करना स्टार्ट करा। और जब हम तेल का आयात कर रहे थे तो इस कंडीशन पे हमने जो है वो ये डिसाइड करा कि यार देखो, हम तेल खरीदेंगे तो रखेंगे कहां। हमने अपनी सारी तेल रिफाइनरीज को कहा कि डियर, जितना भी तुम्हारे पास तेल है ना, सब निकालो, मार्केट भेजो और अपनी रिफाइनरी को खाली करो। हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं बड़ी मात्रा में, उसे स्टोर करो। हमने बड़ी स्तर पर जो है वो अपनी सारी ऑयल रिफाइनरीज का तेल आगे सप्लाई करा और उसमें ऑयल रिफाइनरियों में अपना तेल भर लिया। गवर्नमेंट से ये तो बहुत थोड़ा सा हुआ यार, और करो। हमने जो है वो इवन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके पास भी जो स्टोर हाउस थे, विशेष के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपने स्टोर हाउस में पूरा भरिए, हम और खरीदेंगे। हमने और ऑयल खरीदा। अंततः स्थिति ये थी कि दाम गिर रहे थे, तो इंडिया सेज के काम करिए, जो डिप्लीटेड माइंस हैं, जो खदानें जो है वो खाली हो चुकी हैं, वहां पर बड़े बड़े वेसल्स मंगाए गए और उन वेसल्स में ऑयल भरा गया। और फिर उन्हें जो है डिप्लीटेड माइंस के पास, वो क्योंकि खाली एरिया होता है और वहां पर नियंत्रण भी सरकार का अच्छा होता है, तो वहां तक हमने जो है वो तेल, जो ऑयल है, जो तेल है, उसे स्टोर करा। अब आप सोचिए कि हमने अपनी ऑयल रिफाइनरीज में, अपने मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स में और अपनी इवन माइंस के पास भी तेल रख लिया, तो कितने दिन का तेल इकट्ठा कर पाया भारत? आप इमेजिन करिए कि हमने जब अपनी फुल कैपेसिटी से ऑयल स्टोर करा, तब जाकर हमने जो है वो 10-11 दिन का ऑयल इकट्ठा करा था। 10-11 दिन का, आप समझ रहे हैं? 10 to 11 डेज में हमने जो है वो ऑयल इकट्ठा करा, तो 10 to 12 डेज का ऑयल हम स्टोर कर पाए। यह हमारी नेशनल पॉलिसी में लिखा है कि हमें इंडिया के अंदर इतनी कैपेसिटी बनानी है, इतनी क्षमता का विकास करना है कि हम कम से कम 50 दिन का ऑयल अपने देश के अंदर स्टोर कर सकें। और यह हमारी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। और यह अचीव करने के लिए शायद हमने टारगेट जो है 2035 बनाया है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इंडिया ने, हमारे जो थिंक टैंक है, नीति आयोग है, उन्होंने क्या कहा है कि हम किस वर्ष तक जो है वो भारत के अंदर उस क्षमता का विकास कर लेंगे जिसके थ्रू हम 50 दिन का ऑयल स्टोर कर पाए। और ये हमारी नेशनल पॉलिसी में लिखा है। क्या समझते हो बच्चे आप इससे? आप इससे ये समझते हो कि भारत के लिए तेल जो है वो बहते हुए रक्त के समान है। जितने समय तक ये तेल हमारे शरीर के अंदर बहता रहेगा, तब तक भारत जिंदा है। अगर आप तेल का बहना रोक दोगे, यानी कि जो तेल आ रहा है गल्फ नेशन से, अगर उसकी सप्लाई रोक दोगे, तो इंडिया ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इतना ज्यादा तेल स्टोर कर ही नहीं पाते। हम इतना इसलिए नहीं स्टोर कर पाते क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है, हम बहुत सारा ऑयल एक साथ उपयोग करते हैं। अब इतने बड़े लेवल पर अगर आप ऑयल उपयोग करोगे बच्चों, तो डियर आप उसे इतना स्टोर नहीं कर पाओगे। तो द रियलिटी इज, इंडिया के लिए ऑयल इज लाइक अ लाइफ ब्लड, जीवित रक्त के समान है। पॉइंट क्लियर है? जब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये बातें जब आप पेपर में लिखोगे, समझाओगे एग्जामिनर को, वो कहेगा कि इंडिया के लिए हमारे पूर्वी तट का क्या महत्व है, या फिर कांडला बंदरगाह या फिर समुद्री स्थान पर स्थित बंदरगाह भारत के विकास के लिए किस प्रकार सहयोगी हैं। किस सीमा तक यह कथन सत्य है कि भारत के कुछ बंदरगाह भारत के लिए बड़े आयातक के साथ एक बड़ी समस्या भी हैं। किस प्रकार से भारत के सामरिक क्षेत्र जो है वो भारत के विकासात्मक गतिविधियों में सहयोग प्रदान करते हैं।
ये सारी चीजें जो है वो यूपीएससी ने एन नंबर ऑफ टाइम पूछी हैं। ये जो अभी 2 मिनट के अंदर मैंने रिपीट करा, ये मेंस के डायमेंशंस हैं, इसके लिए आपको विचार चाहिए होंगे। और ये जो मैं अभी 20-25 मिनट से कह रहा हूं कि भाई सऊदी अरेबिया के एरिया में, अल्जीरिया वाले एरिया में, यहां पर जो है विवादों का भी विवाद है, ये आप समझ विकसित करोगे कि भाई देखो, हम आज के समय तेल पर इतनी निर्भरता रखते हैं, लेकिन हम कितना रिस्की गेम खेल रहे हैं। हमारा जितना तेल आता है वो यहीं से आता है और यहां हमेशा विवाद चलता रहता है, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ लड़ता ही रहता है। आप सोच कर देखो कि वो देश जिसे तेल की भरसक आवश्यकता है, जहां से खरीद रहा है वहां विवाद ही चल रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था कितना रिस्की गेम खेलती है। फिर आप समझोगे कि हमारे लिए कांडला का क्या महत्व है। अब देखिए, जब ये सारी चीजें चल रही थी, यहां पर ट्रेड वॉर चल रही थी, भारत ने पूरा तेल वेल खरीदा और हमें रियलाइज हुआ कि यार हमें तो तेल स्टोर करने की हमारे पास क्षमता नहीं है, हम क्षमता का विकास कर रहे हैं। अब यहां पर दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन यह है कि हमने कहा चलो ठीक है, बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे, यहां स्टोर करा करेंगे। दिक्कत यह थी कि हम जहां पर यह सब कुछ कर रहे थे, ये डियर दुष्ट पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में आ रहा था। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? देखो, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि देखो, इंडिया ऑयल डेफिसिट नेशन है, भारत को बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत है और लगातार ऑयल की जरूरत है। अब अगर हम इसे डिफीट करना चाहते हैं, एक्चुअली में पाकिस्तान के फॉर्मर हेड का तक ये स्टेटमेंट था, इंडिया इज अ एलिफेंट, वी कैन नॉट डिफीट इंडिया। भारत हाथी है, हम हाथी को नहीं हरा सकते। डेथ बाय 1000 कट्स, ठीक, 1000 कट्स से डेथ, हम छोटे छोटे अटैक करेंगे। ये एक बात तय है कि पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ लंबी वॉर लड़ता है तो पाकिस्तान उसमें डिफीट हो जाएगा, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लगभग पाकिस्तान का जितना बजट है उतना तो हमारे डिफेंस बजट के आसपास होता है, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा कि वॉर स्टार्ट हुई है तो जल्दी ही वॉर बंद हो जाए। तो इसका एक तो ब्लफ जो पाकिस्तान हमेशा इंडिया को देता आया है कि हम परमाणु हथियार चलाएंगे, हम एटॉमिक पावर्ड नेशन है, ठीक। तो खैर उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है तो हमारे पास क्या है, ठीक। अब हमारे पास जो है वो परमाणु हथियार तो है, लेकिन हम क्या यही करने वाले हैं कि पहले पाकिस्तान हम पर चला दे फिर हम उस पर चलाएंगे? तो नहीं, हम यहां पर पाकिस्तान के टेक्टोनिक न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो काउंटर करते हैं हमारी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से। आई विल टेल यू, बट थोड़ा आगे वाले पोर्शन में। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन अपने आप में एक सिद्धांत है कि भारतीय फोर्सेस जो है वो अपने आप को सीमा के पास उस स्थिति में तैयार रखेंगी कि जिस समय भारत सरकार कहे गो तो 48 घंटों के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान की सीमा को पार करें, पाकिस्तान के एरिया में 50 किलोमीटर अंदर जाएं और वहां जाकर सफेद झंडा दिखा दें, युद्ध विराम कर दें। पाकिस्तान को अपना 50 किलोमीटर की पूरी स्ट्रिप खोनी पड़ेगी, हमारी फोर्सेस अंदर खड़ी होंगी, युद्ध विराम हो जाएगा और भारत बोलेगा अब करते हैं आफ्टर वॉर नेगोशिएशन, युद्ध के बाद की संधियां। अगर एरिया वापस चाहिए है तो पीओके खाली कर दो। और सेकेंडली कि ये जो एरिया है जो कैप्चर करा है ये हम जो है इसी शर्त पर खाली करेंगे। और पाकिस्तान को 48 घंटों के अंदर परमाणु हथियार चलाने की रेडीनेस भी नहीं मिलेगी। परमाणु हथियार है, चॉकलेट थोड़ी है कि निकाला और छोड़ दिया। फाइन, तो ये हमारा उत्तर है। अब इस बात से समझिए कि पाकिस्तान जानता है कि लंबे समय तक वो भारत के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पाएगा, तो पाकिस्तान या तो परमाणु हथियार का उपयोग करेगा और नहीं तो पाकिस्तान जो है वो भारत के कुछ बहुत क्रूशियल एरियाज जिस पर भारत की डिपेंडेंसी है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसमें सबसे प्रोन एरिया, सबसे सुभेद्य क्षेत्र जो है वो कांडला और जामनगर आता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन समझिएगा, इसका सॉल्यूशन है कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिकली इसको डील करे और इसके लिए भारत ने ट्रेमेंडस वर्क करा। आप यहां से समझोगे ज्योग्राफी से कैसे जियोपॉलिटिक्स जन्म लेती है। अब इंडिया को पता था कि ये एरिया प्रोन है, पाकिस्तान इसका उपयोग भारत के अगेंस्ट कर पाएगा, तो इंडिया ने जो है वो इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये कहा कि भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इज अ स्टेट विच इज हाईली डिपेंड्स अपॉन गल्फ नेशन। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती ही है वो दान जो गल्फ कंट्रीज देती आई हैं। उनमें गल्फ कंट्रीज में भी मेजर प्लेयर जो है वो सऊदी अरब है। जो सऊदी अरब है ये सबसे ज्यादा पैसा देता है किसको? पाकिस्तान को। अब भारत ने जो है वो सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते सुधारना स्टार्ट करा।
अब देखिएगा, समस्या लॉन्ग टर्म है तो सोल्यूशन भी लॉन्ग टर्म में निकलता है। हमने लगातार जो है वो अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी में सुधार करा। आप लोग ये इंटरनेशनल रिलेशन में, मैं क्यों कहता हूं यार कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी को सुपर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड कर देता है। आप लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में आईआर में पढ़ते हो, पर उसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये है। भारत यहां आता है, देखिएगा ये है इंडिया। भारत बहुत लंबे समय तक जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। हमने कहा कि देखो भाई, लुक ईस्ट पॉलिसी तो ठीक है, ठीक, लेकिन हमें अगर कांडला को सुरक्षित करना है तो लुक वेस्ट भी करना पड़ेगा। और लुक वेस्ट में हमने कहा, लुक वेस्ट का मतलब वेस्ट की तरफ देखो। लुक वेस्ट में हमने कहा कि हम सऊदी अरब को भी महत्व देंगे, यूएई को भी महत्व देंगे और ईरान को भी महत्व देंगे। और इसमें एक चीज हमने तय कर रखी है, वो है तटस्थता। हम जो है वो इनके आपस के विवाद में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। विशेष कि हम लुक ईस्ट के तहत इन देशों के साथ अपने संबंध सुधारेंगे, लेकिन लुक वेस्ट में हम इन देशों को भी तवज्जो देंगे। और लगातार हमने जो है वो इन देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमने जो है वो तटस्थता की नीति अपनाई। हमने कहा कि हम इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इससे समय के साथ हमारे संबंध सुधरे इन देशों से। और दूसरी अच्छी बात यह थी कि ये देश पहले फॉलो करते थे लुक वेस्ट, ये अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। आप यहां पर जो है वो देश है जिसे कहते हैं ग्रीस, ठीक, यहां पर मोरक्को, ये सारे एरिया में ग्रीस हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, यहां पर मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे गल्फ नेशंस, कि भाई इस्लामिक राष्ट्र हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा फ्रूटफुल होगा शुरुआती समय में। इसके बाद इन्होंने कहा ये नेशन जल्दी डेवलप नहीं होंगे, इन्होंने ध्यान हटाया। ध्यान हटाने के बाद इनने मेजर फोकस करा पाकिस्तान पर, कि भाई पाकिस्तान भी इस्लामिक नेशन है तो इस पर जो है इन्वेस्टमेंट करा जाए। लेकिन धीरे धीरे करके सऊदी अरब और इन देशों को समझ में आया कि पाकिस्तान इज नॉट अ पोटेंशियल नेशन। पाकिस्तान वो पोटेंशियल नेशन नहीं है, सिर्फ पैसे ले रहा है धर्म के नाम पर इसमें कोई खास डेवलपमेंट हो नहीं रहा। इसके बाद बड़ा ऑप्शन निकला इंडिया। तो गल्फ नेशन की भी एक प्रॉब्लम है कि भाई ये तेल उत्पादक देश हैं और इन सभी को अच्छे से पता है कि इस जमीन के अंदर से जो तेल निकल रहा है, आज नहीं तो कल ये तेल निकलना बंद हो जाएगा। वो कहानी ना आपने सुनी होगी जरूर कि भाई मेरे दादाजी जो है वो परदादाजी ऊंट पे सवार होकर चलते थे, मैं आज जो है महंगी कार में घूम रहा हूं, हो सकता है कि मेरा जो पोता हो वो फिर से ऊंट पर सवार हो, क्योंकि जो तेल निकल रहा है ये तेजी से निकलकर बाहर जा रहा है, ये समाप्त हो रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो ये गल्फ नेशन जानते हैं कि इनके पास और कोई संसाधन है नहीं, इसलिए तेजी से गगनचुंबी इमारतें यहां बनाते हैं, मास लेवल पर डेवलपमेंट करते हैं, इतना विकास करते हैं कि यहां पर लोग बाहर से आकर टूरिस्ट की तरह यहां निवास करना स्टार्ट करें। ये टूरिस्ट इकोनॉमी में, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में बदलना चाहते हैं। यही कारण है कि आपको गगनचुंबी इमारतें, बुर्ज खलीफा और ये सारी जो है वो इमारतें यहां दिखती हैं, बिकॉज दे नोज कि इस एरिया में जो है वो तेल के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम चाहते हैं विकास करना तो यहां पर्यटन को बढ़ावा देना है। और दूसरी चीज है कि यहां से जो पैसा आता है उसे इन्वेस्ट करना उन देशों में जो विकसित हो रहे हैं। अब इसमें इन्होंने पहले चुन रखा था दुष्ट पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान ने धीरे धीरे कर सिद्ध करा कि पाकिस्तान दुष्ट नेशन है, उसमें विकास नहीं होने वाला। तो हमारा एक तो लुक वेस्ट आया, हमारा आया लुक वेस्ट, और गल्फ नेशंस ने धीरे धीरे करके उनका लुक वेस्ट बंद करा, उनका लुक ईस्ट शुरू करा, और उन्होंने लुक ईस्ट में फिर इंडिया को प्रेफरेंस देना स्टार्ट करा। फिर गल्फ नेशंस ने इंडिया को प्रेफरेंस दिया, और जब गल्फ नेशन इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे थे, इसका चरम यह था, आप देखिए सब कुछ बहुत धीरे धीरे करके कंसेप्चुअली होता है। इंडिया ने लुक वेस्ट से स्टार्ट करा, इंडिया के पीएम बार बार जो है वो गल्फ नेशन में विजिट करते हैं, फिर गल्फ नेशंस में इंडिया के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, फिर इंडिया में गल्फ नेशंस के होते हैं, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारी चीजें इस करीबी को दिखाती हैं। फिर किंग बिन अजीज अवार्ड जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है, जो उधर का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। वो कहते हैं कि भाई इंडिया के जो पीएम है वो हमारे यहाँ का सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड के हकदार हैं, बिकॉज अब जो है वो हमारी मित्रता नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। और इसका चरम क्या आता है, इसका पीक क्या आता है? इसका पीक आता है कि हम अपना सेक्शन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 है उसको रिवोक करते हैं, उसको खत्म करते हैं, और खत्म करने के बाद कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा एरिया है।
और वो गल्फ नेशंस जो बेसिकली पाकिस्तान का ब्लाइंड आई सपोर्ट करते थे, आंख बंद कर सपोर्ट करते थे कश्मीर के विवाद पे। इंडिया की सबसे बड़ी, अगर आप मुझसे परफेक्टली पूछें तो 21वीं सदी की हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विन क्या है, तो 21वीं सदी की भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विंस में से एक है कि भारत ने जो है वो जम्मू कश्मीर के एरिया से आर्टिकल को रिवोक करा, और इसके बाद भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर खासकर जो गल्फ नेशंस हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई मास रिटेलिएशन नहीं दिखाया, कोई बहुत बड़ा रिटेलिएशन शो नहीं करा। यह भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विन थी। What India used to achieve by their new kind of foreign policy, भारत ने अपने नई तरीके की फॉरेन पॉलिसी से क्या अचीव करा, तो हमने यह अचीव करा कि हमारा जो एक्टिव एंगेजमेंट रहा गल्फ नेशंस के साथ, उस एंगेजमेंट ने एंड ऑफ द डे इंडिया को हेल्प करा कि हम जम्मू और कश्मीर के जो विवादित क्षेत्र है उसमें से जो स्पेशल स्टेटस वाला एरिया है या जो स्पेशल स्टेटस वाले क्लॉज हैं उसे हटाएं और हमारा एरिया डिक्लेयर करें और इस पर इंटरनेशनल रिटेलिएशन ना आए। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विन इंडिया की ये रही, और इसीलिए जो है वो बार बार जो पाकिस्तान था दे यूज टू शाउट कि हमारा जो है वो वर्ल्ड में सपोर्ट नहीं किया जा रहा इस विवाद पर, और पाकिस्तान आइसोलेटेड फील कर रहा था क्योंकि उस समय इंडिया ने जो है वो गल्फ नेशंस के साथ अपने संबंध सुधारे थे। एक तरफ किंग बिन अजीज अवार्ड का मिलना और एक तरफ जम्मू और कश्मीर के एरिया में से जो आर्टिकल 370 है उसका खत्म होना। रिलेशन सुधरे तो रिटेलिएशन नहीं आया, और इसी का सबसे बड़ा डायमेंशन फिर इंडिया ने और कैश इन करा कि देखिए पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो हमारा कांडला अगर बंदरगाह का अटैक प्रोन होना है तो हमने पाकिस्तान के पॉलिटिकल पेरेंट सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है सऊदी अरामको, लिख लीजिएगा इसको, उसका नाम है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको कंपनी किसकी है? सऊदी अरेबिया के किंग के छोटे भाई सलमान की है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो यही जो है वो कंपनी के ओनर हैं। और सऊदी अरामको कंपनी के जो ओनर हैं, जो यहां की इस एरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कराया भारत में, और वो भी कहां पर? जामनगर में। और इंडिया की हिस्ट्री का, आई रिपीट, इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा, उस समय तक का सबसे बड़ा एफडीआई आया। और कितने का एफडीआई था? छोटे मोटे देश की इतनी अर्थव्यवस्था होती है, 78 बिलियन यूएस डॉलर का, 78 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया किसमें? जामनगर में। और ये जो जामनगर की ऑयल रिफाइनरी थी, इसमें सऊदी अरेबिया के जो सऊदी अरामको कंपनी है, इसके इन्वेस्टमेंट ने एक बाद 100% क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड कर दी कि आने वाले दशकों में भी पाकिस्तान विल नेवर अटैक ऑन कांडला और जामनगर। पाकिस्तान कभी भी कांडला और जामनगर पे अटैक नहीं कर सकता। कारण सिंपल सा है, पाकिस्तान परफेक्टली नोज कि उसका पॉलिटिकल पेरेंट इज नो डाउट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस में इज सऊदी अरेबिया। गल्फ कंट्रीज को पाकिस्तान गुस्सा नहीं करा सकता, और अगर गल्फ कंट्रीज को गुस्सा कराया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलेगी भी नहीं। और अब गल्फ कंट्रीज में से सबसे बड़े प्लेयर का इन्वेस्टमेंट है कांडला और जामनगर में। दिस इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स, इसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। भारत को जरूरत है तेल की, और वो तेल मिलेगा कहां से? कांडला और जामनगर से। अगर यह पाकिस्तान के विरुद्ध प्रोन है तो फिर पाकिस्तान जिसका जो है वो यू कैन से कि जिसके शेल्टर पर रहता है, उसका इन्वेस्टमेंट इधर पर है। और ये एफडीआई जो हमारे यहां आया, इस एफडीआई ने हमारे जामनगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। यह कहलाता है स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट। और यह सब कुछ कैसे होता है? यह सब कुछ होता है जियोपॉलिटिक्स से। आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टेम्परामेंट डेवलप कर पाए होंगे कि एग्जैक्टली जो चीजें हैं वो इस एरिया में कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और मुझे जरा बच्चों कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना अगर आपने इतनी देर में ये सारी बातें सुनी। देखो मैंने ना बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैंने यहां पर आपको अगर मैं कहूं तो जो गल्फ नेशंस है, जो खाड़ी देश है,
खाड़ी देश, इनके विवाद के बारे में आपको बताया कि यहां पर कौन सा विवाद है। ठीक, फिर इस विवाद का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक, इसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है, इंडिया कैसे इससे जो है वो संबंधित है। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी जो सामरिक समस्या है, सामरिक समस्या है किसको लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वो मैंने डिस्कस करा। फिर सामरिक समस्या का हमने समाधान देखा और साथ ही भारत के लिए कैसे जो है वो खाड़ी देशों के साथ संबंध हमारे कुछ अन्य विवादों में, हमारे जो अन्य विवाद हैं उसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हमने समझा। तो इस बात को समझो कि टॉपिक एक है बट उसकी इंटरलिंकिंग बहुत सारी है। हम कहीं ना कहीं कांडला पढ़ते समय इन सारी चीजों की जब चर्चा करते हैं तब जाकर आपको मेंस के लिए टेम्परामेंट डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं यहां आप लोगों को कुछ प्रश्न देने वाला हूं। मेंस के प्रश्न हैं, मैंने डिटेल से इसके बारे में अभी समझा दिया है आपको। ठीक है, मतलब मैंने डिटेल में चर्चा कर दी है। अब आपका काम है, ठीक है, क्या काम है तो देखो, अगर संभव है तो यार आप कमेंट सेक्शन पर लिखो, पर इतना सारा लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा कि सर हमने आंसर लिखा है। ठीक, और फिर आकर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो मैंने बताया इससे आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी, क्रूशियल एग्जामिनेशन ये डेवलप हुआ या नहीं। और दूसरी बात, फिर मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं मेंस का आपको एक प्रश्न देता हूं और आई वांट कि आप लोग इसका उत्तर लिखें। ठीक है, प्रश्न है कि किस प्रकार से, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ठीक, ध्यान से सुनिए। किस प्रकार से भारत की 21वीं सदी की नई खाड़ी देशों की नीति ने, खाड़ी देशों से संबंधों की नीतियों ने भारत के नए आर्थिक विवादों को सॉल्व करने में सहायता की। ठीक, मतलब हमारी कौन सी ऐसी नीतियां थी जो 21वीं सदी के हमारे नए आर्थिक जो विवाद सामने आ रहे थे उसको सॉल्व करने में इन्होंने सहायता करी। या फिर एक और प्रश्न है, उत्तर ब्रॉडर सेंस में इन सभी का एक ही निकलेगा। लिखेगा कि भारत जैसे तेल आयातक देश के हेतु तेल की निर्भरता किस तरीके से एक सामरिक संकट का निर्माण करती है, परंतु भारत द्वारा अपनाई गई नई विदेश नीतियों के द्वारा किस प्रकार से इस संकट का समाधान होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उत्तर जब आप लिखोगे तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको समझाया ये इन अ फॉर्म ऑफ एक स्टोरी आप उसमें पुट कर पाओगे। बदलते हुए सामरिक दृश्य किस तरीके से किस देश की जो है विदेश नीति को परिवर्तित करते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और इस पर आप लोग जो है वो जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई इसे आप लोग लिख पाओगे। करना कुछ नहीं है, आंसर एक बार तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया या नहीं, और फिर ये सारी चीजों को आप लोग जो है वो लिखकर, ये टेलीग्राम चैनल है इस पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं डेफिनेटली, अरे भाई किधर गया, ये रहा भाई, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, डन। चलो, इसके साथ ही यार देखो, अगर हमारे साथ यानी कि स्टडी आईक्यू के साथ फुल फ्लैश तैयारी करना चाहते हो तो संपूर्ण बैच आपके लिए अवेलेबल है। और इस बैच में यहां ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये बैच जो है वो मॉर्निंग का बैच है और इस बैच के साथ आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मेरी बात याद रखना, संपूर्ण बैच का मतलब है प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा ये बैच। प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। आप सोचो बैर मिनिमम कॉस्ट पे आप इसे ज्वाइन कर पाओगे, और ज्वाइन करने के बाद एक सिंपल बात कहूं मैं अगर आपको, तो आपको प्री का तक रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से कोर्स को एनरोल करते हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, एक सीरियस स्टूडेंट हो, तो स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुला लेगा प्री के पहले, और फिर यहां रहकर विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, रहना, खाना, स्टे के अलावा फूड, लॉन्ड्री और लाइब्रेरी तक का खर्चा जो है स्टडी आईक्यू देगा।
और आप जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर रहे होगे। सोच कर देखिए आप किस एडवांस लेवल पर खड़े होंगे। मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा, 18 किताबों का सेट मिलेगा। आप जिस दिन ज्वाइन करते हो आपको जो है वो कोरियर के माध्यम से 18 किताबें भेजी जाएंगी। यार कॉपी, पेन, इवन सिलेबस की हार्ड कॉपी तक जो आप अपनी दीवार पर लगाओगे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी को बदल सकती हैं। वेट ना करें, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करो। और मैं हर बार भूल जाता हूं, और यार ऑप्शनल तो है ही, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर लेक्चर में यहां तक आया हो मतलब ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, दिल खोलकर आप मेरी बात माने कि ये ऑप्शनल विल बी गेम चेंजिंग थिंग। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जब भी एनरोल करो भाई, आप सभी लोग ध्यान से सुनो। जब भी आप एनरोल करते हैं आपको ये कोड याद रखना है। दिस कोड इज AK लाइव कोड। आप लोग बहुत बदमाश होते हैं, बैचेस में आते हैं और पूरे प्राउड के साथ बताते हैं कि सर पता है मैं आपसे ही पढ़ने आया था। तो भाई जब मुझसे पढ़ने आ रहे हो तो ट्राई करो कि ये कोड जो है वो जरूर अप्लाई करो और इस कोड के माध्यम से जो है आप कोर्स का हिस्सा बनो। दिस इज AK लाइव कोड। इस कोड से आपको एक तो सिंपल सी बात है, आपका क्या फायदा है, तो यार आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मतलब आपको अच्छे से बताता हूं सीरियसली दैट आपको इस कोड के अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कोर्सेस में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट यूज AK लाइव कोड और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे इन कोर्सेज का हिस्सा बनो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को जरूर इन बैचेस में देखने वाला हूं, ठीक है। ऑप्शनल का बैच हो या संपूर्ण बैच हो, तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। टेलीग्राम चैनल पर कोई सहायता चाहिए हो मुझसे तो मैसेज कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।